फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस जो है टीसीएस द्वारा एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, रेलवे एनटीपीसी में। और आजकल ग्रुप डी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे भाई लोग जो है क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन एक पाई चार्ट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा तो मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चे के हिस्से निरूपित किए गए हैं। एजुकेशन, सेविंग, ट्रैवलिंग, मेडिसिन, हाउस होल्ड। यदि मनीष का वेतन 50,000 है और उसकी इच्छा है कि मासिक बचत को दोगुना करे, मतलब उसकी मासिक बचत अगर अभी 10% है तो उसको वो दोगुना करना चाहता है, मतलब 10% इंक्रीज़ करना चाहता है। और उसके घरेलू खर्चे उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। घरेलू खर्च अभी वो 40% कर रहा है, लेकिन बोलता है कि 20% सेविंग अगर करेगा तो जो शेष राशि बचेगी, मतलब 80%, उसका वो 50% क्या है सेविंग करे, मतलब 40% ही वो सेविंग करेगा। हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में वो 40% करना चाहता है, तो ये भी सही है। तो 40% तो कर ही रहा, 40% ही करना चाहता, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे कहा जा रहा है उसके अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करनी होगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ 10% का इंक्रीमेंट आएगा दोस्तों सेविंग में, तो ये 10% हमको कहीं ना कहीं खर्चे में से ही बचाना होगा। तो एजुकेशन, ट्रैवलिंग और मेडिसिन में वो 50% अप्रॉक्स अभी खर्च कर रहा है, तो उसमें से वो 10% बचाएगा। तो 10% हमको वही निकालना है कि वो कितनी राशि बचाएगा। तो कितनी राशि बचाएगा, तो 10% किसका निकालेंगे, 50,000 का, क्योंकि उसकी टोटल पेमेंट 50,000 है। अब बताइए इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो ये ईजिली दिख रहा है कि आंसर 5,000 होगा, लेकिन अगर हम कोई भी ये जनरल रेशियो नहीं रहता, कॉम्प्लिकेटेड रहता, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये 1/10 हो जाता और ये 50,000, यहाँ से आपका 5,000 निकल के आंसर आ जाता। तो 5,000 की जो है कटौती करेगा अन्य खर्चों में, तो उसकी जो है बचत दुगनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन है। तो इसमें हम कुछ फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है cos 270 माइनस फाई दिया गया है, साइन स्क्वायर 180 माइनस फाई है। यहाँ तो साइन 90 है, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो ये तो ईजिली इसका पता है, साइन 270 माइनस फाई। तो अगर आपको cos 270 माइनस फाई का वैल्यू पता है कि इसके जगह कौन सा रेशियो आएगा, तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ। देखिए cos 270 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस साइन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइन 180 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर। और इसके बाद नेक्स्ट है ये साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा। अब देखिए ये अगर आपको पता है तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको नहीं पता है तो मैं अगर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैंने ये कैसे की। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे इनके कन्वर्ज़न के लिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। cos 270 माइनस फाई है और cos 270 माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको माइनस साइन फाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस फाई, तो माइनस का तो माइनस छोड़ देते हैं। अब साइन स्क्वायर 180 माइनस फाई है और यहाँ साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसको क्या साइन फाई लिख सकते हैं और इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट साइन 90 का वैल्यू सभी को पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का ये 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो साइन स्क्वायर 270 माइनस फाई, तो साइन 270 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे,
तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस फाई और इसका स्क्वायर। अब बस इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर जो है दोस्तों दिखने लगेगा। तो देखते हैं, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो साइन स्क्वायर फाई माइनस, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये 1 है तो 1 एज इट इज़ रहे, 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्लस का साइन एज इट इज़ लिख देते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर फाई। ये आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये इस क्वेश्चन में जो है एक समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m बराबर 0। एक मूल दिया गया, मूल अगर दो एक समीकरण है तो इसका मूल हम अल्फ़ा बीटा या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा का मान हमको पता है 5/2। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समीकरण का दूसरा मूल और m का मान निकालना है, मतलब हमको बीटा का वैल्यू निकालना है और m का भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बताइए, अगर एक मूल पता है तो ये x का ही तो वैल्यू है, तो इसको वैल्यू को हम उसमें रखेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम m का वैल्यू निकालते हैं, और m का वैल्यू निकलेगा कैसे दोस्तों, देखिए m के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 2x है तो x के जगह 5/2 रखेंगे, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5/2 माइनस m बराबर 0। ठीक है, तो 5/2 का स्क्वायर यहाँ से 25/4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 25/2, तो 25/2 सॉरी यहाँ पे लगभग 8 जैसा लगने लगा, 25/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 × 45/2, और m को हम उधर भेज देते हैं। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, m बराबर हो जाएगा -40 और यहाँ 25 है तो क्या हो जाएगा -15/2। तो ये तो m का वैल्यू निकल गया हमारा, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में -15/2 है। अगर एक ही ऑप्शन में होता तो हम आंसर यहीं से मार के निकल जाते। अब इन दोनों में से ही कोई होगा हमारा। अब देखते हैं, बीटा का वैल्यू निकालना है, तो बीटा के वैल्यू के लिए क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान क्या हो जाता है -b/a के बराबर। अब अगर हमारा इक्वेशन जो है ये है तो इसमें b क्या है, b 8 है। कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो b के जगह क्या हो जाएगा 8, और 8 के साथ उसका साइन भी लेंगे, माइनस में है, तो अल्फ़ा के जगह क्या हो जाएगा हमारा 5/2। बीटा हमको निकालना है। अब b, तो b के जगह हम क्या रखेंगे -8, और माइनस यहाँ पहले से है और -8 रखेंगे, और a का वैल्यू क्या है 2। a के आगे कोई साइन नहीं, अगर -2x स्क्वायर यहाँ होता तो हम लोग यहाँ -2 लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। 5/2 और प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 8/2 तो 4। अब इस 4 में से, या 4 नहीं लिखते हैं हम, इसको सीधा यही लिख देते हैं, हमको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करना ही है। तो 8/2 अब यहाँ पे हम इस 8/2 में से 5/2 इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो बीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा बताइए आप, 3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में जो है आपका आंसर है बी, दूसरा मूल 3/2 और m जो है -15/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है और 2 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। तो देखिए कोई 3 साल में कोई जो है राशि वो कितना हो गया 10,648, और इसके पहले दूसरे साल में कितना था, दूसरे साल में था 9,680। तो एक साल में इस पे कितना इंटरेस्ट लगा, वही तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, हमको ब्याज का दर ही निकालना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ते ही कुछ भाई लोग जो है वो डर जाते हैं और स्किप कर देते हैं कि अरे कंपाउंड इंटरेस्ट है या कुछ है। तो देखिए यहाँ से बस सिंपल इसका अप्रोच लेना है। ये आपका जो है इसको मूलधन की तरह ले लीजिए और इसको जो है, और 1 साल का आप देख लीजिए कि 1 साल में यहाँ से दूसरे से तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट लगा है। तो देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस निकालिएगा इनका। तो डिफरेंस कितने का है देख लीजिए। सबसे पहले तो 8 में से 0 गया तो 8, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ से 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 गया तो 9, और 9 में से 9 गया तो ये 968 रुपये जो है ये इंटरेस्ट लगभग लगा है। और मूलधन इसको लेंगे तो देख लेते हैं कितना लगा। तो 968 है और यहाँ पे 9680। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि 10% होगा। तो यहाँ से ये 10%। आपका कितना इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं 10% आपका आंसर हो गया। यही जो है इंटरेस्ट रेट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 यहाँ पे क्या बोलते हैं, 3 का पावर 71 है, 3 का पावर 72 है, 3 का पावर 73, 74, 75 तक है और ये डैश से विभाज्य है। मतलब पूछा जा रहा है कि ये पूरा कंप्लीट रूप से किससे विभाज्य होगा। 11 से, 5 से, 8 से, 7 से। तो बनाते हैं, देखते हैं इसको कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3 सब में बेस है और पावर 71 सब में कॉमन है। तो 3 के पावर 71 को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 1। यहाँ पे 3 का पावर 0 बचेगा और 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, किसी भी बेस पे अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या बचेगा? 71 कॉमन निकलेगा 73 में से, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 का क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 का पावर 4। अब 3 का पावर 71 तो ये तो कॉमन ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर क्या आता है। तो देखिए 1, 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, और 3 का पावर 4 81, 27 81। यहीं से आप कर लीजिए ना, बिल्कुल ईजी है। 3 का 71 पावर ये कॉमन रहेगा। अब अंदर वाले को आप जोड़ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आप जोड़िए इसको। 9 3 12 1 13 27 40 और 81 121। अब देखिए यहाँ 121 आ रहा है, तो 121 को हम क्या, ये 11 का स्क्वायर है तो 11 गुना 11 लिख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है। अब पूछा जा रहा है कि ये कितने से विभाज्य, और ऑप्शन में 11 है, तो क्या ये 11 से तो ये क्लियरली कटेगा, ये भी दिख रहा है। और ये 3 से भी अब कट सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन में कहीं नहीं, ऑप्शन में 11 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 11। आंसर क्या आ जाएगा? 11 से ये विभाज्य होगा। तो क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है TCS द्वारा NTPC में पूछे गए थे, और अभी रेलवे का ग्रुप D का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आया हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस का अप्रोच लेना सीख लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और किसी भी तरह के मैथ्स का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो क्वेश्चंस को आप मेरे टेलीग्राम पे आप मेरे से जुड़कर उस पर आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, या वीडियो के माध्यम से जो है उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।